प्यो नमो नमः। ऑनलाइन ट्यूशन में आपका स्वागत है। आज का वीडियो जिसका विषय है गाइडेंस फॉर टीचिंग फील्ड। यदि आप टीचिंग में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले टीचिंग की शुरुआत हो जाती है माध्यमिक या 10वीं क्लास से। 10वीं क्लास का परसेंटेज सबसे बढ़िया लाना होता है, क्योंकि इसी से जो है टीचिंग फील्ड की शुरुआत हो जाती है। मतलब सब टीचिंग फील्ड में जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे तो सबसे पहले आपको आपका 10वीं का रिजल्ट देखा जाएगा। उससे पहले आपने कैसे किया, कभी फेल हुआ, पास हुआ, बढ़िया नंबर लाया, नहीं लाया, कोई मतलब नहीं है। लेकिन 10वीं में आपने बढ़िया नंबर लाया मतलब आप बढ़िया स्टूडेंट है। यदि आपने सारे में उसके नीचे बने जितनी भी क्लासेस है सब में फर्स्ट फर्स्ट आए, लेकिन 10वीं में आपका रिजल्ट खराब हुआ तो आप फिर खराब स्टूडेंट है। तो इस तरह से 10वीं का रिजल्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है और इसी से टीचिंग फील्ड की शुरुआत हो जाती है। तो सभी दोस्तों को दोस्तों से बस यही कहना है कि आप 10वीं का रिजल्ट सबसे बढ़िया से बढ़िया लाएं। उसके बाद तो मैं हूँ आपके सामने डॉक्टर अभिजीत देव शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री एक रसानंद आदर्श संस्कृत महाविद्यालय मैनपुरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है इंटरमीडिएट या 12वीं क्लास। इसकी भी रिजल्ट मायने रखता है और इसमें भी आपको बहुत बेहतर रिजल्ट करना चाहिए या करना होता है, यदि आपको टीचिंग फील्ड में बढ़िया करना है तो। उसके बाद 12वीं होने के बाद आपको करने होते हैं बीए या बीएससी। यदि कोई आर्ट्स से पढ़ रहे हैं तो उसको बीए करेगा, यदि किसी को साइंस से जाना है तो वो बीएससी करेगा। और इसमें भी आपको बढ़िया रिजल्ट करना है, क्योंकि ये रिजल्ट भी आपको देखा जाएगा या माना जाएगा। और जैसे ही आप बीए या बीएससी कर लेते हैं उसके बाद तो मैंने जो डायग्राम है इस पे ज़्यादा मत ध्यान दीजिएगा, बस आप समझते रहिए कि ये है बीए या बीएससी वाले बंदा जिसने बीए या बीएससी कर डाला है। उसके बाद आपके दो रास्ते होते हैं आपके पास कि आप बीए या बीएससी करने के बाद सीधा आप बीएड करने चले जाएं, या तो आप सीधा एमए या एमएससी करने चले जाएं। तो इन दोनों में क्या अंतर है तो मैं एक दो लाइनों में बता देता हूँ कि यदि आपको जल्दी जल्दी नौकरी चाहिए, मतलब बीए या बीएससी पास करने के बाद आपको 3 साल में या 4 साल के अंदर आपको नौकरी चाहिए, तो आपको फिर बीएड करना चाहिए, यदि आपको जल्दी जल्दी नौकरी लेना है तो। और आप यदि ऐसा सोचते हैं कि मेरे घर में जो है फाइनेंशियल कंडीशन सही है, उसके बाद मुझे इतनी जल्दी नौकरी नहीं चाहिए, मुझे आराम से जो है 26-27 साल तक पढ़ना है, तो क्योंकि बीए बीएससी करने वाले केवल 21 साल के होते हैं, तो यदि आप 7-8 साल बाद भी आपको नौकरी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो आप रिसर्च करने की इच्छा है आपके अंदर तो आप आराम से एमए या एमएससी कर सकते हैं। और ध्यान रहे आप जब यदि आप बीएड करने जाते हैं तो बीएड करते हुए आप सीटेट अवश्य लेकर आएँ, क्योंकि बीएड करने के बाद करते हुए यदि आप सीटेट नहीं लाते हैं तो आप बीएड करने की जो आपकी योग्यता है, जिस योग्यता के माध्यम से आप जहाँ-जहाँ अप्लाई कर सकते हैं, मतलब टीचिंग फील्ड के लिए, नौकरी के लिए, हर जगह आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, यदि आप आपके पास सीटेट है तो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। बस इसीलिए मैं कह रहा हूँ सीटेट लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मान लेते हैं कि आपने पहले बीएड कर लिया और आपने सोचा कि मुझे थोड़ी जल्दी नौकरी चाहिए तो आपने बीएड किया और बीएड करते हुए आपने सीटेट भी निकाल दिया, है ना? तो अब जब सीटेट आपने निकाल दिया, बीएड भी आपका हो गया, तो उसके बाद आप एमए या एमएससी करते रहिए, मतलब कहीं एडमिशन हो जाइए और एडमिशन होने के बाद उसी के साथ-साथ आपके लिए ये टीजीटी की रास्ता खुल जाएगा। टीजीटी मतलब है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो अ, 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों को इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो वही सब जो है टीजीटी टीचर होते हैं और उस टीचर के लिए आप पूरी तरह से योग्य हो जाते हैं। तो जब भी बीएड करने के बाद
आप वैकेंसी आए, चाहे यूपी में, चाहे दिल्ली में, चाहे एमपी में, कहीं भी वैकेंसी आए तो आप उसको आराम से भर सकते हैं और उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। और यदि आप बढ़िया से पेपर देते हैं, बढ़िया से नंबर निकालते हैं, तो आप टीजीटी का टीचर भी बन सकते हैं एमए करते करते करने के दौरान ही। अब आगे चलते हैं। हाँ, वीडियो जी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको दोस्तों में शेयर करिए। साथ ही साथ ऑनलाइन ट्यूशन को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई आपको कुछ पूछना है तो आप अवश्य कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यदि आपने बीएड नहीं किया और आपको रिसर्च शोध या आगे पढ़ने की इच्छा है, 7-8 साल तक पढ़ने के बाद आप आराम से मतलब नौकरी लेना चाह रहे हैं, तो आपने एमए किया, और एमए करने के बाद यदि आपने एमए किया तो एमए करने के बाद सीधा तो आप पीएचडी में जा सकते हैं एमए करने के तुरंत बाद। और यदि आप बीएड एमए के बाद बीएड किया या बीएड के बाद एमए किया, तो आप टीजीटी के लिए तो बीएड करते ही एलिजिबल हो ही जाते हैं। फिर वही बीएड वाला बंदा एमए या एमएससी करने के बाद वो पीजीटी के लिए भी योग्य हो जाते हैं। और जो पीजीटी का टीचर होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, वो 11th और 12th क्लास को इंटर कॉलेजों में पढ़ाते हैं, ठीक है ना। और जो टीजीटी के टीचर होते हैं वो 9वीं और 10वीं क्लास को इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं। बस इतना सा ही क्लास का ही अंतर है, ठीक है ना। और साथ ही साथ कुछ और जानकारी मैं दे देता हूँ कि जो दिल्ली है, दिल्ली में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आती है, जिसमें जो आपका विषय है, जैसे यदि कोई हिंदी 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 का है तो उसको हिंदी अपने विषय का तो पेपर देना ही है, साथ ही साथ आपको जीएस भी पढ़ना होता है। यूपी में जस्ट अभी अभी 1-2 महीना पहले ही जो है टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न बदला है, जिसमें जीएस को लगा दिया गया है। पहले क्या था, अभी 1 महीना पहले, मतलब ये पैटर्न आने से पहले क्या था, केवल जो जो जिस विषय का है उसी विषय का केवल पेपर देना होता था। लेकिन अब जिस जिस विषय का आप है उस विषय का तो आपको देना ही है, साथ ही साथ जीएस भी ऐड कर दिया गया है, तो जीएस भी आपको पढ़ने हैं। एमपी में भी टीजीटी पीजीटी होते हैं, राजस्थान में भी टीजीटी पीजीटी के पेपर होते हैं जिसमें जीएस ऐड होता है, और यूके में भी टीजीटी पीजीटी के पेपर होते हैं। बस शर्त, यूके मतलब उत्तराखंड, शर्त ये है कि उत्तराखंड में टीजीटी पीजीटी में एक शर्त रख दिया गया है कि आप तभी उसमें उस वैकेंसी को भर सकते हैं कि आपका 10वीं या 12वीं इन दोनों में से कोई एक डिग्री आपका उत्तराखंड में ही होना चाहिए। उसके बाद ही आप टीजीटी या पीजीटी को भर सकते हैं। फिर आगे है हरियाणा। हरियाणा में भी टीजीटी पीजीटी में शर्त ये है कि सीटेट के साथ-साथ आपको एचटेट भी लाना ज़रूरी है। एचटेट, बिना एचटेट के आप टीजीटी या पीजीटी में अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये हरियाणा राज्य का ये स्पेशल रूल है। और इसमें मैंने वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को भी लिखा है, तो इसको अलग से मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि इसमें केवल जो बंगाल के हैं तो वो बंगाल वाले ही भर सकते हैं, उड़ीसा वाले उड़ीसा में ही भर सकते हैं। ऐसा क्यों बता रहा हूँ? ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जैसे वेस्ट बंगाल है तो इसमें बंगाली लैंग्वेज कंपल्सरी है, और बंगाली लैंग्वेज केवल उसी को आएगा जो मतलब मैक्सिमम वही आएगा, उसी को आएगा जो बंगाली होगा। और उड़ीसा में भी उड़िया लैंग्वेज लैंग्वेज माँगते हैं, क्या उड़िया लैंग्वेज में आपकी डिग्री होनी चाहिए। तो इसमें भी केवल उड़ीसा राज्य के ही लोग भर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मान लेते हैं कि आपने बीएड नहीं किया, सीधा आपने एमए या एमएससी इन दोनों में से कोई एक कर ली, तो उसके बाद आपका क्या रास्ता रहेगा या क्या बनेगा? या तो आप एमए एमएससी करने के बाद आपको थोड़ा लंबा नहीं खींचना है, रिसर्च आदि में नहीं जाना है, तो आप सीधा बीएड करके सीधा जो है वैकेंसी जो है नौकरी की तैयारी करते रहिए, टीजीटी पीजीटी इत्यादि की। यदि कि आप सोचते हैं कि नहीं मुझे रिसर्च ही करना है और रिसर्च में अपना करियर बनाना है, तो उसके बाद तुरंत आप पीएचडी के लिए योग्य हो जाते हैं और पीएचडी के लिए आप अप्लाई करिए। पीएचडी एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस इंटरव्यू वगैरह देते रहना है आपको। साथ ही साथ एमए करते हुए आपको इन नेट या जेआरएफ इन दोनों में से किसी एक डिग्री को आपको लेना है।
दरअसल ये 2 डिग्री नहीं है, मतलब एक ही पेपर होता है इसके लिए। और उस पेपर में यदि आप थोड़ा कम नंबर लाते हैं तो आपका नेट होता है, और उसी पेपर में यदि आप बढ़िया एकदम नंबर लाते हैं तो उसी पेपर से आपका जीआरएफ भी हो जाता है। और यदि आपका जीआरएफ होता है तो जीआरएफ होते ही, जैसे ही आप जेआरएफ ले लेते हैं एमए या एमएससी करने के दौरान, जेआरएफ लेने के बाद आप पीएचडी में एडमिशन होते ही आपको 5 साल तक, पीएचडी 5 साल का होता है, तो आपको 5 साल तक फेलोशिप मिलती है। सरकार आपको फेलोशिप देती है रिसर्च करने के लिए। वो कितने देती है, जैसे मुझे यूजीसी नेट है जेआरएफ का पता है, जिसमें 52,000 कुछ मिलता है, 52,000 कुछ हर महीने आपको सरकार देती है, केवल और केवल रिसर्च या शोध करने के लिए। और ऐसा 5 साल तक हर महीने आपको सरकारें फेलोशिप देती है। ठीक है ना? तो इस तरह से एमए करने के बाद पीएचडी करने का ये रास्ता है। उसके बाद जब आप पीएचडी पूरा कर लेते हैं 5 साल में या 4 साल में, किसी पीए और पीएचडी में क्या होता है, कैसे क्या करना होता है, ये भी यदि आपको जानना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं इस पे भी अलग से वीडियो बना दूँगा। और पीएचडी जब आपका पूरा हो जाता है, पूरा होने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए पूरी तरह योग्य हो जाते हैं। मतलब योग्य तो आप जिस दिन नेट या जेआरएफ लेकर आ जाते हैं, नेट जेआरएफ आपका हो जाता है। नेट या जेआरएफ इन दोनों में से कोई एक होता है, और साथ ही साथ आपका एमए रहता है, तब भी आप योग्य हो जाते हैं। और पीएचडी होने के बाद तो और ज़्यादा योग्य हो जाते हैं और एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब फिर आप जितने भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के एग्ज़ाम आए उसके बाद, तो आप वो भर सकते हैं, दे सकते हैं। साथ ही साथ ज़्यादातर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जो है, इंटरव्यू के थ्रू भी कहीं-कहीं डायरेक्ट नियुक्तियाँ होती है, तो उसमें आपको इंटरव्यू पास करने के लिए इंटरव्यू की तैयारी बढ़िया से करनी होती है। ठीक है ना? तो ये हुआ सीधा बीए के बाद सीधा एमए या एमएससी करने के बाद तुरंत, यदि आप एमएस मतलब बीए के बाद तुरंत बीएड ना करके एमए या एमएससी करते हैं, तो तुरंत आपको उसके बाद पीएचडी करनी होगी। उसके बीच में आपको नेट जेआरएफ लाना होगा। फिर आपको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की सारी वैकेंसियाँ, एग्ज़ाम वगैरह जो है देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और अभी भी आपको आपके मन में कोई संदेह है, कोई कुछ जानना है, तो आप अवश्य कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।